हेलो गाइस, आ चुके हैं साइंस विद सूरज चैनल के साथ। जैसे कि हमने मेगा रिवीजन वीडियो डाली थी, ये वीडियो मेगा रिवीजन आपके पास 2 बजे आई थी, ये वाली वीडियो आपके पास 4 बजे आ रही है। एंड रात में आपको लास्ट मिनट टिप्स मिल जाएगी फॉर स्कोरिंग 40 आउट ऑफ 40 इन साइंस। तो कंप्लीट पैकेज है, वन शॉट वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑल 7 चैप्टर्स की। मेगा रिवीजन डाल चुका हूं, जैसे कि पहले बोला, ऑल 7 चैप्टर्स इन जस्ट 40 मिनट्स। अभी आपको ये टॉप 40 क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हैं। प्रोबेबिलिटी 80 to 90% की प्रोबेबिलिटी है। ऐसे 40 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। इन 40 क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चंस किसी भी सेट में बन सकते हैं। 3 सेट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। एंड बच्चों, साइंस का पेपर याद रखना हल्का सा ट्रिकी हो सकता है, 2 नंबर में वो घुमा सकता है। केस स्टडी हमें नहीं पता कौन से चैप्टर की आएगी, क्योंकि पहले पता था कि हो सकता है मेंडल की आ जाए और मैग्नेट की आ जाए, बट जैसे कि मैथ्स में उन्होंने चेंज कर दिया तो हो सकता है यहाँ पे भी चेंज कर दे। तो इसलिए हम भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए मैं केस स्टडी भी बहुत अलग अलग चैप्टर से लेके आया हूं। तो चलिए, जय श्री कृष्ण का नाम लेकर करते हैं शुभ शुरुआत। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन डिस्प्ले होते रहेगा एंड हम डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन करने की ट्राई करेंगे। ज्यादा से नहीं 40 to 45 50 मिनट्स की ये वीडियो रखना चाहूंगा मैं, ताकि आपके सारे के सारे क्वेश्चंस एंड डाउट्स क्लियर हो जाए। तो चलिए करते हैं। चल, तो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपका, ये आपके सीबीएसई का पेपर का है। द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल व्हिच एलिमेंट वुड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। एंड सेकंड क्वेश्चन है, बिटवीन द टू एलिमेंट्स W एंड Z व्हिच हैव बिगर एटॉमिक रेडियस एंड Y। चलो पहले वाले का क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। देखो, W की बात करूं तो W आपका सेकंड ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। हमें दिख रहा है W आपका सेकंड ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, मतलब इसकी वैलेंसी 2 होगी बच्चों। हाँ सर, सही बोल रहे हो। फिर अगर मैं बात करूं Y एंड Z की, देखो, अरे चलो, तो अगर मैं Y और Z की बात करता हूं तो Y हमको दिख रहा है 16th का, इसकी वैलेंसी होगी 2, एंड Z हमें दिख रहा है 17th का, जो कि हेलोजेंस ग्रुप है, इसकी वैलेंसी होगी 1। तो अगर हम बात करें इन तीनों में से कौन आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। देखो भैया, W को तो लूज करना है, तो W तो खेल से ही आउट हो गई, ये तो आयोनिक बॉन्ड बनाने के कैपेबल है। अगर मैं बात करता हूं Y और Z को, तो देखो Y को भी 2 की जरूरत है, Z को भी 1 की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को शेयर करके अपना काम कर सकते हैं। तो ये जो दोनों है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, Y एंड Z। पहले का कि Y एंड Z आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा था बिटवीन W एंड Z विच हैव बिगर एटॉमिक रेडियस। देखो भैया, W हमें नीचे दिख रहा है एंड Z हमें टॉप पे दिख रहा है। अगर मैं डाउन दी ग्रुप जाता हूं, क्योंकि ये वाला ट्रेंड हम डाउन दी ग्रुप ही फॉलो कर सकते हैं, अगर हम डाउन दी ग्रुप जाते हैं टॉप टू बॉटम तो एटॉमिक रेडियस होती है इंक्रीज, ठीक है, एंड लेफ्ट टू राइट जाते तो होती है डिक्रीज। तो अगर टॉप टू बॉटम वाला ट्रेंड इसमें लगा के देखें तो हमें एक चीज दिख रही है कि W नीचे है एंड Z ऊपर है। देखना, W नीचे है एंड Z ऊपर है, तो इस कारण से जो बिगर एटॉमिक रेडियस है वो किसकी हो गई, आपकी W की। चीज क्लियर बच्चों इतनी? अब बढ़ते हैं तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Trace the path a male gamete takes to fertilize a female gamete after being released from penis. State the number of sets of chromosomes present in zygote. देखो, पहले तो बोल रहा है कि trace the path of male gamete। भैया देखो, मेल से निकलती है टेस्टिस, मतलब मेल का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस, वहां से निकलती है स्पर्म ट्रेवल करती है कहां पर, वजाइना में, और वजाइना से वो जाती है फेलोपियन ट्यूब में। पहले यूटेरस डाल दो, क्योंकि यूटेरस भी आ जाएगा बीच में, फिर आ जाएगा फेलोपियन ट्यूब, एंड देन फाइनली वो फर्टिलाइज हो जाता है किसके साथ, एग के साथ। तो ये उसका पाथवे है, पहले स्पर्म जाएगी वजाइना से वो जाएगी यूटेरस से फिर ट्यूब, फर्टिलाइजेशन होगा एग के साथ, ठीक। दूसरा उसने क्वेश्चन पूछा था, स्टेट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन जाइगोट में। देखो, जाइगोट में मेल और फीमेल मिल जाते हैं, तो 23 पेयर्स और 23 पेयर्स, तो टोटल 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं, मतलब मेल और फीमेल के टोटल जो पेयर हम टोटल बात करें तो 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आपको वहां पर मिल जाएंगे जाइगोट के अंदर। चीज क्लियर रहती? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चांसेस इज वेरी हाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एन asexually reproducing species, if a trait X exists in 5% of the population and trait Y exists in 70% of the same population, which of the traits are likely to be arisen earlier? Give reasons. देखो, वो कह रहा है कि जो X है वो 5% ऑफ द पॉपुलेशन में है एंड जो Y है वो 70% ऑफ द पॉपुलेशन में। अब एक चीज समझिए यहां पर कि वो ये पूछ रहा है कि इन दोनों में से सबसे पहले कौन आया होगा, तो इन दोनों में से सबसे पहले आया होगा Y। सर क्यों? बच्चों Y जो है वो 70% प्रजाति में है, 70% पॉपुलेशन में। 70% पॉपुलेशन का मतलब ये है कि Y वाला जो है वो ज्यादा पॉपुलेशन में है, और ज्यादा पॉपुलेशन तभी होती है जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही लेस टाइम लगता है, लेस एनर्जी लगती है। वेयरएज जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एनर्जी भी ज्यादा लगती है, टाइम भी ज्यादा लगता है। तो इस कारण से Y सबसे पहले आया होगा, क्योंकि इसकी जो स्पीशीज होगी वो ज्यादा वेरिएट भी नहीं कर रही, इनकी पॉपुलेशन भी ज्यादा है। तो आपको इसके अंदर यही लिखना पड़ेगा कि Y has arisen earlier because in a asexual reproduction less time and less energy is taken place, so Y has came earlier as compared to X। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन वापस से आया है, ये तो क्वेश्चन मैंने करवा भी चुका हूं कि 3 एरोज है A, C, E एंड B एंड D। पहले हम 3 एरोज की बात करते हैं। ये है वर्टिकल एरोज जिसमें एनर्जी लॉस्ट हो रही है एनवायरमेंट में, एंड जो B और D है हॉरिजॉन्टल एरोज, इसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो पहला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम एनर्जी लॉस्ट किस में होगी, A, C या E में से? तो इसका आंसर होगा सबसे ज्यादा A, क्योंकि प्रोड्यूसर्स हैं। एंड सेकंड का आंसर मैक्सिमम एनर्जी किसको ट्रांसफर होगी, तो देखो वो हो जाएगी बी को, जो प्लांट्स दे रहे हैं डियर को। मिनिमम बोलता तो इसके अंदर हम लायन की बात कर लेते, टाइगर की, सॉरी। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है, आ सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीबीएसई का पेपर का इंपॉर्टेंट है। साहिल परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ जीन्स। He crossed all tall pea plants with short pea plants and obtained all tall pea plants in F1 generation। भैया उसको सारे के सारे tall plants मिले। What set of genes are present in F1 generation? Give reason why only tall plants are observed in F1. When F1 are self-pollinated, a total of 800 are produced. How many would be tall or medium height? Give the genotype of F2 generation। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, और सीबीएसई चाचा ऐसे क्वेश्चन दे भी सकते, कोई भरोसा नहीं है। पहला क्वेश्चन उसने बोला कि टॉल, और उसने ब्रीडिंग करी, और उसको सारे के सारे F1, ये F1 जनरेशन, ये पेरेंटल जनरेशन, सारे के सारे F1 मिले। तो पहला क्वेश्चन उसने बोला कि व्हाट सेट ऑफ जीन्स विल बी प्रेजेंट इन F1। तो वो कौन से सेट आ रहे हैं भैया, कैपिटल T स्मॉल p, ब्रैकेट में लिख भी सकते हो टॉल। क्यों सारे के सारे टॉल मिले? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये आपको एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट व्हेनेवर अ डोमिनेंट ट्रेट विल कम, रेसेसिव विल नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ। सिंपल। थर्ड, उसने बोला अगर टोटल में 800 प्लांट्स किए गए हैं तो टॉल कितने होंगे और मीडियम कितने होंगे, शायद शॉर्ट भी बोल सकते हो। 800 है, रेशियो होता है 3:1, तो अगर मैं इसको बांटता हूं तो वो जाएगा 200 इंटू 3 एंड 1, तो 600:200, मतलब 600 होंगे टॉल एंड 200 होंगे शॉर्ट। एक और क्वेश्चन पूछा था इसी में, जीनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन, तो 1:1, 1:2:1। चीज क्लियर? साहिल वाला क्वेश्चन आसान था, आने के चांसेस बहुत है। आहा, अब क्वेश्चन बहुत धमाकेदार आया बच्चों, बहुत धमाकेदार। 12वें का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई के पेपर का, सैंपल पेपर का, और इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों क्वेश्चन, इसलिए दोनों आएंगे। देखो चल, तो ये क्वेश्चन आ रहा है, इन द अबव सर्किट द करंट रीडिंग इज 2 एम्पियर, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ R1। भैया ध्यान से समझेंगे, R1 की वैल्यू निकालनी है। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इसमें मिसिंग है, हो सकता है यहाँ पर X भी लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। भैया सर्किट को 2 एम्पियर का करंट मिल रहा है, सर्किट को वोल्टेज मिल रहा है 30 का, तो क्या हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं ओम्स लॉ से? जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो R इज V/I, V कितना है 30, I कितना है 2, तो 15 आ गया टोटल रेजिस्टेंस, या याद रखेंगे टोटल R है। अब अगर हम देखें कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो 5, 10 और R1 तीनों ही किसमें दिख रहे हैं आपको? पैरेलल में। तो पहले मैं इस टुकड़े को सॉल्व करता हूं, तो 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/R1, तीनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 10 R1।
अगर मैं यहां पर चेक करूं तो ये हो जाएगा 2r1 प्लस r1 प्लस 10। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया। ये एलसीएम लेने आता होगा, मुझे इतना नहीं लग रहा, आपको बताने की जरूरत है। तो ये हो जाएगा 3r1 प्लस 10 अपॉन 10r1। रेसिप्रोकल करेंगे 10r1 अपॉन 3r1 प्लस 10। ये किसका आ गया? ये इन तीनों का मिला के आ गया। अब 2 मिनट सोचो, हम इन तीनों को हटा के ये लिख दिया। ठीक है, इतनी चीज। ये 6 ओम वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीनों ही किसमें है? सीरीज में है, क्योंकि यहां से देखो वायर को मोड़ा गया है। तो इन तीनों को मैं ऐड कर देता हूं, देखो। और हाँ, इज इक्वल्स में कितना रखा जाएगा? 15। सिंपल सी चीज है। तो 15 इज इक्वल्स टू 10r1 अपॉन 3r1 प्लस 10 प्लस 6 और 6 12 कर दूं, अपॉन में ले लो 1, एलसीएम ले लेंगे। तो 15 इज इक्वल्स टू 10r1 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे 36r1, ये 36 कहां से आया? 3 इंटू ये प्लस 120 अपॉन में आ जाएगा 3r1 प्लस 10। चीज क्लियर? अभी 3r1 प्लस 10 को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 45r1 प्लस 150 इज इक्वल्स टू 10r1 प्लस 36r1 प्लस 120। चलो, तो 45r1 को ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस 150 इज इक्वल्स टू 36 प्लस 10 46r1 प्लस 120। इधर उधर ले जाते हैं, 45r1 को उधर भेज देते हैं, 120 को इधर भेज देते हैं। 150 माइनस 120 30, 46 माइनस 45 1r1 या r1। तो r1 की वैल्यू कितनी आ गई? 30 ओम। चीज क्लियर हुई बच्चों? अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांसेस बहुत है, बहुत है। इसका एसएस ले लीजिए आप जल्दी से। चलिए, तो अब अगर हम बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इसमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो थोड़ा समझिए कि ये 6 और 4 वाला आपको किस में दिख रहा है? सर ये हमें दिख रहा है सीरीज में। क्यों? क्योंकि यहां से मोड़ी गई है वायर को। तो ये अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, ये हो जाएगा 10 ओम। अब 2 मिनट समझिए, ये 10 ओम और ये 10 ओम वाला, ये दोनों आपको किस में दिख रहे हैं? पैरेलल में। तो क्या हम इन दोनों का पैरेलल रेजिस्टेंस निकाल लें? 1/10 प्लस 1/10, तो ये हो जाएगा 2/10 या 1/5। इसका उल्टा करेंगे 5। उल्टा करना ना भूलेंगे पैरेलल के अंदर। तो 5 ओम आ गया। अब इन दोनों को हटा के मैंने सिर्फ एक रेजिस्टर लिख दिया 5 ओम का, ये भी हट गया 6 ओम वाला। अब 5 और 7 ये दोनों किस में दिख रहे हैं? सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका? 7 प्लस 5 या 12 ओम। चलो ठीक है, इतनी चीज। अब अगर हम करंट निकालें तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। R कितना आया? 12, V कितना था? 24। तो I आ जाएगा आपका 2 एम्पियर। तो हमें करंट मिल गया इसका 2 एम्पियर। चीज क्लियर? आसान क्वेश्चन था। A simple motor is made in school laboratory. A coil of wire is mounted on axle between the poles on the horseshoe magnet as illustrated. ठीक है? In the example above, ABCD is a horizontal and the battery is connected as shown. For the position, state the direction of force on arm AB. भैया ये तो आना चाहिए, हमने कल ही किया था ये। A, B, C, D. करंट जा रहा है अपवर्ड, या नॉर्थ है या साउथ है। देखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फील्ड करंट अपवर्ड फोर्स इनवर्ड, निकाल लिया भैया, सिंपल। ये मेरे बच्चे चुटकी बजा के करेंगे। Why does the current in arm BC does not contribute to the turning face of the coil? मैंने कल भी बताया था कि BC में फोर्स क्यों नहीं लग रही, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन आपस में पैरेलल है। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, फोर्स इन BC is not applied because the current direction and the field direction are parallel to each other। सिंपल से क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट की तरफ। Contraception is defined as the intentional prevention of conception through use of various sexual practices, drugs, surgical procedures. Thus, any device or purpose to prevent a woman from becoming pregnant can be considered as contraceptive. ये कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है ऐसी चीजें जो वुमेन को प्रेग्नेंट बनाने से रोकती है। नेम एनी 2 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। हाउ डज दिस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वर्क? तो कुछ है जैसे ओरल पिल्स है, ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। दूसरी कप शेप्ड, जो आपका यूटेरस में लगाई जाती है। इसमें आप कॉन्डम्स भी यूज कर सकते हैं, बट वो फीमेल के लिए नहीं है, वो मेल्स के लिए। तो ओरल पिल्स सब काम कैसे करती है? ओरल पिल्स जब जब वुमेन खाती है तो जो एग जहां फर्टिलाइज होना होता है वो नहीं होता, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। कप शेप यूटेरस में लगाई जाती है ताकि जब स्पर्म आए वजाइना से तो वहां पर वो उसे रोक ले और वो एग से फ्यूज नहीं हो पाए।
तो ये कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स का आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। In a cross between homozygous pink flower and homozygous white flower, all the offspring of F1 had pink flowers. तो साफ साफ दिख रहा है कि जो पिंक है वो डोमिनेंट है, तो हम इसको कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, और जो व्हाइट है ये व्हाइट, ये पिंक। और F1 में सारे प्लांट कैसे मिले आपको? पिंक, ये डोमिनेंट है। ठीक है, क्लियर। When F1 was crossed, it was observed in F2 that out of 100, 75 were pink. मतलब 75 पिंक थे एंड 25 बच गए, तो ये होंगे व्हाइट। ठीक है, हमें ये भी पता चल गया। मेक अ क्रॉस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्रॉस बनाना है, देखो पहले पिंक इंटू ये हो गई पेरेंटल जनरेशन, फिर बनेगी ये पिंक फ्लावर्स है, ये हो गई F1 जनरेशन। पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल p, पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, सॉरी ऊपर आएगा कैपिटल P स्मॉल p, तो ये हो जाएगा कैपिटल P कैपिटल P कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल P स्मॉल p स्मॉल p स्मॉल p। तो ये हो गया क्रॉस। इसका रेशियो अगर पूछे तो वो जाएगा 3:1 फिनोटिपिक, जीनोटिपिक पूछेगा तो 1:2:1। बहुत सिंपल। What are the genotype of F2 pregnancy? 1:2:1. What is the ratio of pink and white? 3:1। चीज क्लियर हो गई बच्चों। चल नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। The elements of the third period of the periodic table are given below: sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine. Which atom is bigger and why? भैया कौन सा बिगर होगा अब ये मुझे नहीं बताने की जरूरत है, इसका साफ साफ आंसर है हमारे सोडियम चचा। तो सोडियम सबसे बड़ा होगा, क्यों? Because as we move from left to right, atomic radius decreases because of increasing effective nuclear charge। ठीक है, और ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज AR, इन सबको फुल फॉर्म लिख के आना, सिंपल था। आइडेंटिफाई द मोस्ट मेटेलिक एंड मोस्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इन पीरियड 3। भैया लेफ्ट टू राइट मेटल्स डिक्रीज होते हैं एंड लेफ्ट टू राइट नॉन मेटल्स इंक्रीज होते हैं, तो सबसे अच्छा मेटल होगा सोडियम एंड सबसे अच्छा नॉन मेटल होगा क्लोरीन। मोस्ट मेटेलिक होगा आपका सोडियम एंड मोस्ट नॉन मेटेलिक होगा आपका क्लोरीन। चीज क्लियर? Diagram show lengthwise two sections of a current carrying solenoid, indicates current entering into the page and this indicates current emerging out of the plane. Decide which end of the solenoid A and B will behave as a north pole. Give reason for your answer. देखो भैया A और B पूछ रहा है वो नॉर्थ पोल। सोलेनॉइड का हमने देखा था कि हम थंब से निकाल सकते हैं। देखो अब जो करंट है, समझना इस चीज को, करंट जा रहा है A to B। देखो करंट जा रहा है A to B, इमर्ज हो रहा है वहां से एंड वो फिर घूम के देखो ऊपर से जा रहा है B to A। मैं इसका डायग्राम अगर बनाना चाहूं तो कुछ ऐसा बन रहा है, करंट जा रहा है A to B, फिर ये ऐसा चले जाएगा करंट, देखो खुद दिख रहा होगा आपको। तो अगर अब करंट ऐसा जा रहा है, मैं राइट हैंड थंब रूल लगाता हूं, इस साइड से लगेगा, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि जब पोल्स निकालने हो तो आपको इस तरफ लगाना पड़ेगा। थंब इस तरफ आ रहा है, तो थंब अगर इस तरफ आ रहा है तो ये वाला पोल कौन सा हो गया? नॉर्थ, एंड ये वाला पोल्स कौन सा हो गया? साउथ। सेकंड क्वेश्चन वो बोल रहा है ड्रॉ दी मैग्नेटिक फील्ड। भैया कैसी होती है? नॉर्थ टू साउथ, कुछ ऐसी बनेगी, कुछ ऐसी बनेगी एंड इनसाइड द मैग्नेट भी बना देना। तो ये आपका सोलेनॉइड का आंसर हो गया। ठीक, अब और वाला भी देख लेंगे। अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर एज शोन इन द फिगर। स्टेट द ऑब्जर्वेशन। पुश्ड इनटू द कॉइल विथ इट्स नॉर्थ पोल एंटरिंग फर्स्ट। भैया पहले अंदर गया, तो अंदर जाने में मैंने बताया था गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। हेल्ड रेस्ट इनसाइड द कॉइल, स्टेशनरी पे रख दिया मतलब नो डिफ्लेक्शन। तो पहले का आंसर डिफ्लेक्शन इन पॉजिटिव डायरेक्शन, दूसरे का नो डिफ्लेक्शन। चीज क्लियर? चल आई भैया आई, अच्छा फूड चेन आ गई है। और द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म इन फूड चेन: ग्रास, ग्रासहॉपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल। Which of these will have higher concentration of non-biodegradable chemicals? भैया ये केमिकल्स का नाम बताया था DDT, non-biodegradable chemicals. Name the phenomena associated. पहले तो सबसे ज्यादा किसके पास होगी?
बताया था कि सबसे ज्यादा जो टॉप पे रहता है, टॉप लेवल पे, तो यहां पर कौन है? हॉक। तो हॉक के पास सबसे ज्यादा रहेगी केमिकल फर्टिलाइजर्स। दूसरा, इस फिनोमेना को बोला जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसकी डेफिनेशन पूछता है तो बनाते आनी चाहिए आपको, सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गरिमा परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी इन द स्कूल लेबोरेटरी एंड ऑब्जर्व दैट, ठीक है, he drawn the two magnetic field lines, state the figure that represent the correct pattern of field lines, give reason of your answer। भैया मैं बनाऊंगा नहीं, अब खुद बताओ कौन सा सही है, दिमाग लगाना चाहिए, ए या बी? सर ऑब्वियस सी बात है ए है, बहुत मारूंगा, बी है, क्योंकि देखो ए में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती है, उसकी प्रॉपर्टी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो बी इसका सही आंसर है। अगर इसका पोल्स बनाना है तो इसका पोल्स मैं आपको बना के दिखा सकता हूं। देखो ये मैग्नेट है, यहां पे भी है, कुछ ऐसी जा रही है उसकी फील्ड लाइंस, इसकी भी कुछ ऐसी जा रही है, इसकी नीचे से जा रही है, इसकी भी नीचे से जा रही है। तो देखो अब मैं बताऊं इसकी पोल्स कैसे निकालते हैं, बड़ा आसान है। देखो ये ऐसे जा रही है ना, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व्स बनाती है, तो क्या मैं इसको ऐसा कर दूं क्लोज्ड कर्व्स? अब एक चीज देखो, अगर ये क्लोज्ड कर्व्स है तो देखो कहां से कहां जा रही है। अब जहां से निकलती है उसको कौन सा पोल बोलते हैं? नॉर्थ। और जहां रुकती है उसको क्या बोलते हैं? साउथ। सेम इसका भी होगा, तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। कितना सिंपल है, ये निकाल सकते हो। जहां से इमर्ज हो रही है, जहां से निकल रही है, वो नॉर्थ पोल। इसका और वाला, आइडेंटिफाई द पोल्स मार्क्ड। भैया ये सेम ही क्वेश्चन है, कहां से कहां जा रही है दिख रहा है। पहला वाला नॉर्थ होगा, इस साइड वाला लेफ्ट साइड वाला, और वाला साउथ हो। चलो अच्छा क्वेश्चन आया है, कुछ ऐसा डायग्राम। पहले क्वेश्चन समझते हैं। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय पॉइंट आर एंड एस। सर ये कैसा क्वेश्चन, समझ नहीं आया। बड़ा आसान, देखो करंट कहां जा रहा है, करंट दिया है ना उसने, हाँ करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, ये एरो बनाना भूल गया था। करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगने का कोई चांस ही नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर लगेगा मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। करंट जा रहा है ऊपर, हम मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ बनेगी, देखो तो जब भी जाता है करंट तो ऊपर, तो उसका आंसर था मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करें। गिवन दैट R1 इज ग्रेटर देन R2, मतलब R1 बड़ा है R2 से, रेडियस है, वेयर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी लार्जर। देखो ये कॉन्सेप्चुअल आ गया। भैया हमने मैग्नेटिक फील्ड के 3 पढ़े थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्न्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। देखो रेडियस इसकी ज्यादा है, अगर इसकी रेडियस ज्यादा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, इसकी रेडियस कम है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा S, जहां पर ज्यादा है। इफ द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू द वायर इज चेंज या रिवर्स, हाउ वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज, गिव रीजन। भैया वो कुछ नहीं बोल रहा, पहले बैटरी ऊपर की तरफ करंट जा रहा था, अब चेंज कर दिया नीचे की तरफ आएगा, तो करंट अगर चेंज हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी चेंज हो जाएगी। कैसी हो जाएगी वो? क्लॉकवाइज हो जाएगी। सिंपल सा तो क्वेश्चन था। अब नीचे आएगा तो हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आ गया भैया इलेक्ट्रिसिटी। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द नेटवर्क ऑफ 4 रेजिस्टर्स। तो अब हमें निकालना है इसके अंदर टोटल रेजिस्टेंस। भैया बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे। अच्छा इसमें करंट भी निकालना था क्या? हाँ जी, 3 वोल्ट की बैटरी, तो करंट भी हम निकाल लेंगे। समझिए कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखो मैं इसको नाम भी दे देता हूं, R1, R2, R3, R4। देखो ये जो R1 और R2 है, ये दोनों आपको किस में दिख रहे हैं? सर हमें समझ ही नहीं आ रहा। भैया ये है सीरीज में, क्योंकि देखो वायर को ऐसा ट्रायंगुलर वायर थी कुछ ऐसी, उसको ऐसा बनाया गया। तो अगर मैं बोलूं ये दोनों सीरीज में है तो इनका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 ओम। फिर अगर मैं बोलूं R4 और R3, ये भी कितने हो जाएंगे? 20 ओम। सर अभी भी हमने टोटल नहीं निकाला है भैया, ऊपर वाला 20 ओम हो गया, नीचे वाला 20 ओम हो गया। तो अगर हम मैं देखूं ऊपर वाले और नीचे वाले को, ये किस में दिख रहे हैं आपको? तो सर जब ऊपर और नीचे रहता है तो हम उससे बोलते हैं पैरेलल। तो हम करेंगे 1/20 प्लस 1/20, एलसीएम आया 20, ये हो जाएगा 2/20 या 1/10, तो R आ गया हमारा 10 ओम। यही अगर बीच में भी कुछ होता तो हम बोलते तीनों ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब करंट निकालना है तो करंट का फॉर्मूला हो जाएगा I = V/R।
V कितना है 3, R कितना है 10, तो 0.3 एम्पियर का करंट ड्रॉन हो रहा है। चीज क्लियर हो गई बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़। स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द क्लास। ठीक है। कॉइल बी हैज, देखो ऊपर लिखा है कॉइल बी हैज लार्जर नंबर ऑफ टर्न्स देन कॉइल एस। ही ऑब्जर्व्ड सम डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तो अब 3 क्वेश्चन हैं। व्हाट डिड ही ऑब्जर्व व्हेन की वाज क्लोज्ड, व्हेन की वाज ओपन। भैया जब की क्लोज थी तो डिफ्लेक्शन तो है, बट कैसा डिफ्लेक्शन है, नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, क्योंकि की क्लोज है, अभी करंट उसमें से पास नहीं हुआ है, मतलब वो मैग्नेट नहीं बना है। दूसरा, व्हेन की वाज ओपन, ओपन हुई है मतलब करंट पास हुआ है। अब जब जैसे ही, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी, पहले की वाज क्लोज्ड मतलब करंट पास हो रहा है। देखो 3 क्वेश्चन है, पहला बोल रहा है की वाज क्लोज्ड, अगर की क्लोज्ड है तो इसका मतलब क्या है कि करंट पास हो रहा है। तो अगर करंट पास हो रहा है तो वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, और कैसा डिफ्लेक्शन दिखाएगा सर, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखाएगा। दूसरा बोल रहा है जब वो ओपन था, इसी का ही सेकंड पार्ट है, जब वो ओपन था, ओपन मतलब कि उसमें से करंट नहीं जा रहा है, बट जब उसे बंद किया होगा, जब करंट नहीं जा रहा होगा, डिफ्लेक्शन तो दिखाया होगा उसने, बट कैसा दिखाया होगा, अपोजिट डायरेक्शन में दिखाया होगा। ठीक है, गिव रीजन फॉर योर ऑब्जर्वेशन, हम रीजन बता ही चुके हैं। डिफाइन द फिनोमिना इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी, इस फिनोमिना का नाम है EMI, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसकी डेफिनेशन अगर लिखनी हो, द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट the generation of induced current when the magnetic field is changed near the magnet. What will happen if the number of units S has increased? अगर S में आपने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी। चलो ये आ गया भैया क्वेश्चन, मैं पहले भी करवा चुका हूं। IUPAC नेम ऑफ द होमोलॉगस सीरीज। चलिए, पहला जनरल फॉर्मूला दिया है CnH2n अल्कीन, दूसरा है CnH2n-2, क्या होता है ये, अल्काइन। CnH2n+2 अल्केन्स, अल्केन्स के नीचे आ गया सिंगल बॉन्ड। अगर मैं बात करूं पहले वाला C, अल्कीन का कौन सा बॉन्ड होता है, डबल। हमने A निकाला था अल्काइंस, अल्काइंस का बॉन्ड होता है ट्रिपल। ठीक है, लास्ट IUPAC नेम ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज, ध्यान सुनेंगे, वहां पर लिखा इथाइन, अल्कीन का होगा इथीन, बट अल्केन्स का होगा मिथेन। ये याद रखेंगे, मैं बता चुका हूं मेगा रिवीजन में, कंफ्यूज ना हो, मिथेन आंसर। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। पहला है ब्यूटेनाइक एसिड, ब्रोमोप्रोपेन एंड ब्यूटाइन। कौन सा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल है सिर्फ, अच्छा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं। चल सबसे पहला है ब्यूटेनोइक एसिड, है ना, यही है ना, हाँ जी, ब्यूटेनोइक एसिड। तो भैया हमें दिख रहा है इसके अंदर कार्बोऑक्सिलिक एसिड, जिसमें लगता है डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड OH। चलो ब्यूटेन है मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, हाइड्रोजन बाकियों पे लगा दो, 3 3, चल इसको हम एक OH दे देंगे एंड एक दे देंगे डबल बॉन्ड O। देखो भैया ये भी सेटिस्फाई होगा, बना क्या, इसको बोलेंगे C4, H कितने 3 5 7, C4H7 OOH, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं CH3 या C3, या इसको ऐसा लिखो C3H7 COOH, ये बेहतर फॉर्मूला है। C3 मैंने शुरुआत के 3 C ले लिया एंड लास्ट का उसको दे दिया, तो ये हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। दूसरा बोल रहा है ब्रोमोप्रोपेन, है ना, ब्रोमो क्या है भैया, एक हेलोजन है एंड हेलोजन 17th ग्रुप को बिलोंग करते हैं, इनकी वैलेंसी होती है 1, मतलब इनको भी जरूरत एक की चाहिए रहती है। तो 5 प्रोपेन है ना, प्रोपेन है। चल तो 3 है, पहले हम इसको हाइड्रोजन दे देते हैं, तो ये 3 ले लेगा, ये 3 ले लेगा। चलो इसको दे दो Br, इसको अब 2 हाइड्रोजन की और जरूरत है, तो ये हमारा बन गया ब्रोमो प्रोपेन। तीसरा वो बोल रहा है ब्यूटाइन, ब्यूटाइन मतलब अल्काइन फैमिली का है, मतलब ब्यूट मतलब 4 कार्बन C4H6। चल 1 2 3 4, एक के साथ ट्रिपल बॉन्ड, इसको एक ही चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको 3 चाहिए, तो ये हमारा बन गया ब्यूटाइन। समझ में आ गया बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था, SS ले लेना है तो ले लो। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर अपन मूव करने जाएं, क्या जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन अ स्कूल लेबोरेटरी, अच्छा ये वापस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आ गया। राइट द स्पेशल नेम गिवन टू द कॉइल ए बी, भैया ये कौन सी कॉइल है सर, ये तो सोलेनॉइड है। विच हैज मेनी सर्कुलर टर्न्स, ठीक है, पहले का आंसर क्या हो गया इसके अंदर, सोलेनॉइड। चीज क्लियर। चलो सेकेंड का देखें, स्टेट द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए बी व्हेन द करंट इज पास्ड। इनसाइड ए बी की बात कर रहा है, तो इनसाइड ए बी सोलेनॉइड की कैसी होती है, बार मैग्नेट, तो इनसाइड मैग्नेटिक होगी इसकी साउथ टू नॉर्थ, या इसमें ऐसा भी लिख सकते हो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, पैरेलल होती है, बता चुका हूं। रीड्रॉ द डायग्राम एंड स्केच द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू द अराउंड ए बी। या आप में से बनाना चाहिए आपको खुद, ये कुछ ऐसा है, करंट कैसा जा रहा है भैया, ऊपर, तो ए बी, ये इसका नॉर्थ पोल होगा, बता चुका हूं, तो कुछ ऐसा बनेगा, बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, ये सोलेनॉइड है। लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड, करंट पे डायरेक्ट, रेडियस पे इनवर्स, नंबर ऑफ टर्न्स पे डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, अब अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये चांसेस इतने हैं आने के, इतने हैं कि क्या बताऊं। 96,000 ऑफ कूलम्ब, ये वाला क्वेश्चन चलो भैया आ चुका है अब घमासान क्वेश्चन। कंप्यूट द हीट जनरेटेड while ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज in 2 hours through a potential difference of 40 volt। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसके चांसेस आने के बहुत हैं। देखो 96,000 उसका चार्ज है, क्यू है, वोल्ट 40 है, टाइम 2 घंटे है, हमें निकालनी है हीट। देखो समझना, क्वेश्चन अच्छा है, मैं इसको आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा। हीट का फॉर्मूला होता है I²RT, मतलब हमें करंट भी चाहिए, रेजिस्टेंस भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, ठीक है। टाइम है हमारे पास, बाकी चीजें नहीं है। तो देखो पहले हम टाइम को यहां पर कन्वर्ट करेंगे। अच्छा बच्चों, यही अगर पावर होता तो यहां कन्वर्ट नहीं होता, वो किलोवाट आवर में हो जाता है। तो अगर मैं इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करता हूं तो 2 × 3600, एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो 7200 सेकंड्स, ठीक है। अब भैया मेरे पास चार्ज है, मेरे पास टाइम है, क्या मैं करंट निकाल सकता हूं? जी सर, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज कितना है 96,000 और टाइम कितना है 7200, तो 2 0 से 2 0 कट गया। अब सर आप बोलोगे, या आप बच्चे लोग ये बोलोगे कि सर पॉइंट में ले लो, नहीं लेना। इसको सबसे सिंपल तरीके से बताऊंगा, पॉइंट में लेने की जरूरत ही नहीं करवाऊंगा, ऐसा करूंगा। अब रेजिस्टेंस चाहिए, करंट आ चुका है तो V/I लगा सकते हैं, ओम्स लॉ। V कितना है 40 वोल्ट, करंट कितना निकला 960/72। और जब भी ऐसा फ्रैक्शन नीचे रहता है तो हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, तो 40 × 72/960 हो गया। बस एक 0 से एक 0 काट दो, और कुछ मल्टीप्लाई भी नहीं करवाऊंगा। और बोलो, मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे 4 × 72 को। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका करंट हो गया। अब बस हीट के फॉर्मूले में लगा के बताऊं, देखो अब I²RT, I कितना था 960/72, I² है मतलब 2 बार लग जाएगा। रेजिस्टेंस कितना निकला 4 × 72/96, टाइम कितना था 7200। अब देखो सब कट जाएगा, देखो 96 से 960 10 बार में कट गया, 72 से 72 कट गया, 72 से 7200 100 बार में कट गया। अब मल्टीप्लाई कर दे, अब देखो कितना आसान हो जाएगा, मैं मल्टीप्लाई करके बताता हूं। देखो 960 × 10 × 4 × 100, तो ये आ रहा है 384, हीट आ रही है आपकी 3841234 जूल्स। इसको अगर कन्वर्ट करना है किलो जूल में तो वो जाएगा 3840 किलो जूल, डिवाइड बाय 1000 कर दिया। ना पॉइंट में लाने की जरूरत पड़ी, ना किसी को फ्रैक्शन में, सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट तरीका यही है। इसको एसएस ले लीजिए जल्दी से। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं आगे। An electric kettle consumes 1 kilowatt of power operated at 220 V.
अ फ्यूज ऑफ वायर विच ऑफ द फॉलोइंग रेटिंग मस्ट बी यूज, 4 एम्पियर और 5 एम्पियर। भैया इसमें हमको पहले करंट निकालना पड़ेगा। देखो पावर कितनी दी है 1 किलोवाट और वोल्टेज कितना दिया है 220। भैया 1 किलोवाट है मतलब मैं इसको 1000 वाट लिख दूं। पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। पावर है 1000, V है 220 इंटू आई, नीचे आ जाएगा 0 से 0 कट गया। अगर मैं डिवाइड करता हूं 100 और 22 को तो आएगा 4.5। आई आ रहा है आपका 4.5 एम्पियर। अब हमें कितने का फ्यूज यूज करना चाहिए, हमें यूज करना चाहिए 5 एम्पियर का, क्योंकि अगर 4 एम्पियर का यूज करोगे तो फ्यूज ब्लास्ट हो जाएगा। 4.5 एम्पियर का कम करंट आना चाहिए। चीज क्लियर? चलिए, वाई आर द कोवेलेंट बॉन्ड जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भैया बार बार ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और इसका मैं एक प्रॉपर आंसर बताता हूं। कोवेलेंट बॉन्ड क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है तो उनमें कोई चार्ज नहीं आता, वेरएस जो आयोनिक बॉन्ड होता है वो गेन और लूज से बनता है तो उनमें चार्ज आता है। यही इसका आंसर। लिखेंगे कैसे इसको कि कोवेलेंट बॉन्ड देखो इसको लिखने का तरीका ऐसा है, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हेंस नो चार्ज इज अप्लाइड ऑन एलिमेंट्स, देयरफॉर कोवेलेंट बॉन्ड आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी में एक और क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई कोवेलेंट बॉन्ड आर हैविंग लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें लिखना पड़ेगा कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हेंस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर, सो देयर इज लेस बॉइलिंग पॉइंट एंड लेस मेल्टिंग पॉइंट। चीज क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। क्या कंपाउंड जा रहा है भैया? 3 जा रहा है। भैया बताओ क्या कंपाउंड है ये? देखो बीच में O लगा है, कितने कार्बन है? 3, सिंगल बॉन्ड, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है इसका। एल्डिहाइड होता तो लास्ट में O लगता, तो इसको हम बोलेंगे प्रोप, 3 कार्बन है, प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड, ओन, प्रोपेनॉन। चीज क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भैया आइडेंटिफाई द पोल्स, ये आप करेंगे, ये मैं नहीं करवाऊंगा, बड़ा आसान है, वो पता है कहां से कहां जा रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन है। द फिगर शोज 3 सिलेंड्रिकल वायर्स, कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ 3 कंडक्टर्स। देखो भैया पहले का L और पहले का A सेम है, दूसरे वाले में 3L हो गया, मतलब लेंथ 3 गुना हो गई, एरिया 3 टाइम्स कम हो गया। तीसरे वाले में लेंथ 3 कम हो गई, एरिया 3 टाइम्स हो गया। देखो मैं अगर इसको बनाऊं, पहला L A देखो तीनों के अंदर रेजिस्टेंस कंपेयर करना ना, समझो इसका तो L है, इसका A, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो इसका रेजिस्टेंस तो मैं अभी मान लेता हूं 1 टाइम्स ही है, मतलब कुछ भी नहीं है। अगर इसकी बात करूं मैं, देखो L 3 गुना हो गया और हमें पता है रेजिस्टेंस L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर L 3 गुना बढ़ा है तो इसका रेजिस्टेंस भी कितने गुना हो गया होगा? 3 टाइम्स हो गया होगा। एरिया इसका 3 गुना कम हुआ है, 3 गुना कम हुआ है, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया होगा? 3 गुना बढ़ गया होगा, 3 गुना बढ़ गया होगा। तो टोटल अगर हम देखें कि कितना बढ़ोतरी हुआ है, तो देखो कुछ ऐसा फॉर्मूला रहता है L अपॉन A, ये मैंने रेजिस्टिविटी में बताया था। तो L कितना हो गया? 3L। एरिया कितना हो गया आपका? 1/3 हो गया है ना। देखो एरिया कम हो गया, उल्टा हो जाएगा तो 3/1, तो रेजिस्टेंस टोटल में 9 टाइम्स हो चुका है। चीज क्लियर हो गई बच्चों? रेजिस्टेंस टोटल में कितने टाइम्स हो गया? 9 टाइम्स हो गया। अगर मैं उसमें बात करूं L 3 गुना कम हो गई है तो मतलब रेजिस्टेंस भी कम हो गया होगा। 3 एरिया हो गया है, एरिया बढ़ गया है तो रेजिस्टेंस कम हो गया। देखिए कितना कम हुआ है, ये तो बड़ा हुआ है ना, ये बड़ा हुआ है, मैंने साइन लगा दिया। L अपॉन A, L कितना है? L अपॉन मतलब 1/3। एरिया कितना है आपका? 3, उल्टा हो जाएगा तो वो जाएगा आपका
1/3 मतलब 1/9, तो 1/9 टाइम्स रेजिस्टेंस कम हो गया है। तो तीनों में रेजिस्टेंस देखे तो सेकंड वाले का ज्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड थर्ड। चीज क्लियर। अ मैग्नेट इनटू 3 पार्ट्स ABC, नेम द पार्ट्स वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। देखो भैया, वरुण साहब ने कुछ ऐसा किया, ABC, मैक्सिमम हमें पता है पोल्स पे रहता है, तो मैक्सिमम का आंसर तो हो गया A एंड C, मिनिमम रहेगा सेंटर में, तो हो गया आंसर B। Priyanka arranged the two magnets side by side as shown below. Draw the magnetic field around P and Q. ठीक है। What is the degree of closeness of magnetic field near the pole signify? Poles पे ज्यादा होता है पता है। अगर इसको बनाना है तो देखो ऐसा कुछ है, साउथ नॉर्थ, फिर साउथ नॉर्थ, ये ऐसा, नीचे की नहीं बना रहा हूं, समझ जाना। तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, What is the pathway of sperm during ejaculation? बता चुका हूं कि स्पर्म कहां से, वजाइना से, यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब, फिर फर्टिलाइजेशन। नेम दी ऑर्गन प्रोड्यूसिंग स्पर्म एंड ओवा। स्पर्म कौन प्रोड्यूस करता है भैया? टेस्टिस एंड ओवा या एग, जिसको हम बोलते हैं ओवरी, ओवरी प्रोड्यूस करता है। Shweta conducted a study on tobacco plants. She found that in tobacco plants the male gametes have 24 chromosomes. Based on the information, find out the number of chromosome in female gamete. तो फीमेल गैमेट के अंदर भी 24 रहेंगे, ये आपको पता ही है। जाइगोट के अंदर कितने हो जाएंगे? 48, डबल हो जाते हैं, पता ही होगा, डाइप्लोइड जाइगोट बोलते हैं जिसको अपन। चलो ये अच्छा क्वेश्चन आया भैया। देखो अब की ये कैसे करेंगे अपन, देखो क्वेश्चन आया है कुछ ऐसा कि मैं ओरल बताऊंगा आपको क्योंकि डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट होगा। मैन, टेस्टिस, फिर W, फर्टिलाइजेशन, Y, एम्ब्रियो, अपने को X, Y, W, Z निकालने। मैन, टेस्टिस, टेस्टिस से क्या निकलता है? स्पर्म, तो W का आंसर हो गया स्पर्म। फिर वुमेन की बात करूं, X, जहां से एग निकलता है, तो X हो जाएगा आपका ओवरी। फिर स्पर्म और ओवरी, स्पर्म और एग फर्टिलाइज होते हैं, तो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है आपका? Y में बनता है जाइगोट, जाइगोट के बाद बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद फाइनली क्या होता है? सीड या ऑफस्प्रिंग भी लिख सकते हो, दोनों ही चीज काम कर जाएगी। सिंपल। वेयर डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस? कहां पर होता है भैया? फेलोपियन ट्यूब में। अगर इम्प्लांटेशन बोले कि एम्ब्रियो को इम्प्लांट कहां किया जाता है, तो वो होता है यूटेरस में। चलो, इन द फॉलोइंग टेबल 6 एलिमेंट्स ABCDEF आर दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। विच ऑफ दिस इज अ नोबल गैस? ओरल डिक्टेट करेंगे। नोबल गैस देखो 18th एंड 10 उसका एटॉमिक नंबर है, ग्रुप नहीं है, ग्रुप मत समझ लेना। 10 वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 होगा जो कि नियॉन रहता है, तो नियॉन इसका आंसर सही है, मतलब इसका आंसर G हो जाएगा। और कभी भी आंसर G में ही लिख के आए जो उन्होंने बोला है, ऐसा नहीं नियॉन लिख के आ जाओ। हेलोजन जो नॉन मेटल्स होते हैं तो 17 नंबर का होता है F, फ्लोराइन या F है, ओनली F है, सॉरी। इफ B कंबाइंस विद F व्हाट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड? B कहां है भैया? B है 11वें नंबर पे, इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। F है 17वें नंबर पे, इसकी वैलेंसी नम, तो बनेगा BF वो नहीं, हाँ नॉर्मल समझो। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C एंड E। C कहां है भाई? 12 नंबर, 2 8 2। E कहां है? 16, 2 8 6। Layer P shields with the UV radiation. It was found in stratosphere around 15-30 km above Earth's surface. It protects us life by absorbing harmful ultraviolet rays. Identify the layer P. भैया कौन सी लेयर है? ओजोन। Name the synthetic chemicals mainly responsible for the drop in atmosphere. मतलब ओजोन लेयर किसकी वजह से डिप्लीट हो रही है? CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसके अंदर एक और फुल फॉर्म आता है जिसको हम बोलते हैं UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, भूलना मत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। भैया 4 फैक्टर्स हैं। R इज डिपेंडेंट ऑन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तीसरा रेजिस्टिविटी, मेटल्स की रेजिस्टिविटी कम होती है, नॉन मेटल्स की ज्यादा होती है। टेम्परेचर पे डायरेक्ट, ये चारों आपको लिख के आने पड़ेंगे। Why are metals good conductor of electricity whereas glass is a bad conductor of electricity?
मेटल्स इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं क्योंकि उनकी लोअर रेजिस्टिविटी रहती है। अगर लोअर रेजिस्टिविटी है तो मतलब रेजिस्टेंस भी कम है, रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा है। वेयर इज जो ग्लास है, नॉन मेटल है, उनकी रेजिस्टिविटी हायर रहती है, तो इस कारण से उनका रेजिस्टेंस हायर रहता है, करंट कम रहता है। ये आपको लिख के आना पड़ेगा। वायर एलॉयज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक हीटिंग डिवाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ऐसा समझ लो बार बार वो पूछ ही रहा है कि क्यों हम एलॉयज को यूज करते हैं हीटिंग डिवाइसेस के अंदर। तो इसका पहला रीजन, एलॉयज की हायर रेजिस्टिविटी, पहली चीज हायर रेजिस्टिविटी। दूसरी चीज दे डू नॉट ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइज्ड नहीं होते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तीसरी चीज दे प्रोड्यूस हायर हीटिंग या हायर हीटिंग इफेक्ट। सर ये हायर हीटिंग कैसे प्रोड्यूस करते हैं? भैया इनकी रेजिस्टिविटी हाई है, रेजिस्टिविटी हाई मतलब रेजिस्टेंस हाई है। और जूल्स लॉ ने एक चीज बोली थी कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, याद हो रहा होगा I²RT में। तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीट भी ज्यादा है। तो ये 3 पॉइंट भले एसएस ले लो, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई एलॉयज आर इंपॉर्टेंट। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। स्टेट ओम्स लॉ, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इट। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये इसका स्टेटमेंट, मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। R मतलब रेजिस्टेंस, V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट। चीज क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ VI ग्राफ स्टेट्स। भैया देखो VI ग्राफ क्या होता है, ये ग्राफ है जिसमें वोल्टेज और करंट बनाते हैं। अब देखो ओम्स लॉ ने बोला था अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, तो इसका जो ग्राफ है वो रहता है ऐसा, स्ट्रेट लाइन, लीनियर ग्राफ। तो आपको ये लिख के आने में कि द ग्राफ डिपिक्ट्स द लीनियर और स्ट्रेट पोजीशन। इसका और वाला, वायर इलेक्ट्रिकल बल्ब फिल्ड विथ केमिकली इन रिएक्टिव नाइट्रोजन और आर्गन। जो बल्ब्स होते हैं उनमें हम आर्गन या नोबल गैसेस डालते हैं। क्यों? देखो भैया अगर हम ऑक्सीजन डाल दें तो जो अंदर का फिलामेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके बर्न हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए हम क्या डालते हैं? नोबल गैस। नोबल गैस क्योंकि अनरिएक्टिव होती है, वो रिएक्ट नहीं करती है, तो इस कारण से वो ऑक्सीडाइज नहीं होती है एंड वो अंदर के फिलामेंट को बचा के रखती है। व्हाट इज द मेन बाय स्टेटमेंट दैट द रेटिंग ऑफ द फ्यूज इन अ सर्किट इज 5 एम्पियर। मतलब अगर ऐसा लिखा है कि फ्यूज की रेटिंग है 5 एम्पियर, तो इसका मतलब है कि जो करंट ड्रॉन होगा, मतलब जो करंट जाएगा सर्किट में से, वो लेस देन 5 एम्पियर होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा होगा तो फ्यूज ब्लास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज मार्क्ड 220V, 100 watt. It is used for 5 hours daily. Calculate resistance and energy consumed in kilowatt hour. चलो समझते हैं भैया, अच्छा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल का। देखो वो बोल रहा है कि 220 वोल्टेज है और 100 वॉट है। टाइम कितना दिया हुआ है उसने? 5 घंटे। सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं। देखो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखो पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। पावर दी हुई है 100 वॉट, वोल्टेज दिया हुआ है 220। आई निकालू पहले मैं, तो 100 अपॉन 220 तो वो हो जाएगा 10 अपॉन 22, आई आ गया। ओम्स लॉ होता है R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। आर निकालना है, V कितना है 220, आई कितना निकालना है 10 अपॉन 22। उल्टा कर देंगे 22 अपॉन 10, 10 से ये कट गया, 22 इंटू 22 शायद तक 484 होता है जितना मुझे पता है। तो 484 ओम आपका आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। ये आर निकाल लिया। अब अगर वो बोल रहा है एनर्जी निकालने को किलोवाट आवर में, तो पहले एनर्जी के लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 100 अपॉन 1000 तो 0.1 किलोवाट। पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। 0.1 इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन 5। 5 इधर चले जाएगा, एनर्जी आ जाएगी 0.5 किलोवाट आवर। चीज क्लियर? तो 0.5 किलोवाट आवर आपकी एनर्जी आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा आएंगे भैया। व्हाट इज द यूज ऑफ मेटल्स विद लो रेजिस्टेंस? भैया लो रेजिस्टेंस मतलब लो
करंट मतलब सॉरी जो लो रेजिस्टेंस है मतलब करंट ज़्यादा जाएगा, तो जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम होता है उन्हें हम यूज़ करते हैं। क्या यूज़ है इनका? इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल वायर्स में लगते हैं ये। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ मेटल विच हैव हाई रेजिस्टेंस? हाई रेजिस्टेंस मतलब करंट कम जाएगा, जैसे जो इलेक्ट्रिकल आयरन होता है तो उसमें यूज हो जाता है ताकि करंट कम मिले, ये वाली चीज है। नाइक्रोम, अच्छा क्वेश्चन है। नाइक्रोम एंड एलॉय इज यूज फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। वाई? बता चुका हूं कि क्यों, क्योंकि देखो नाइक्रोम की हाई रेजिस्टिविटी होती है, पहली चीज, ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखो ऊपर लिखा भी हुआ है, नाइक्रोम हैज हाई रेजिस्टिविटी, नाइक्रोम डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडाइजेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। अरेंज R1, R3 एंड R5 इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज। देखो भैया, R1 में बात करूं ओरल है, लेंथ सिंगल है, डायमीटर डबल है। R3 में बात करूं 3L है, मतलब 3L है, मतलब अगर मैं बोलूं R3 का तो रेजिस्टेंस 3 टाइम्स हो गया होगा, और डायमीटर कितना है? डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 है, मतलब 2 से कम हो रहा है, तो रेजिस्टेंस 2 टाइम्स से बढ़ रहा होगा। तो टोटल इसका सबसे ज्यादा दिख रहा है मुझे। अगर मैं R5 को देखूं तो R5 2L है, मतलब यहां पर तो 2 टाइम्स हुआ होगा क्योंकि लेंथ से डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। एंड 2D है, मतलब डबल हो गया एरिया। एरिया अगर डबल हुआ है तो ये 1/2 टाइम्स हो गया होगा, तो ये भी कम है। तो कुछ ऐसा होगा, पहले R3 सबसे ज्यादा, फिर R5, फिर R1। तो ये वाला सही इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नाइक्रोम इज यूज फॉर हीटिंग एलिमेंट्स, बता चुका हूं। विच ऑफ द वायर हैज मैक्सिमम रेजिस्टेंस? R3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैंने देखा हुआ है कि कभी कभार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मतलब डेरिवेशन मांग रहा है। देखो, हीट का फॉर्मूला होता है I²RT, ठीक है। अब इसको डिराइव कैसे करते हैं? देखो, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है W/Q, वर्क अपॉन चार्ज। क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है W = V/Q? अब मुझे I को लेके आना है, R को लेके आना है। I को तो मैं चार्ज की जगह लेके आ सकता हूं, और R को मैं V की जगह लेके आ सकता हूं ओम्स लॉ से। तो पहले I को लेके आते हैं। I का फॉर्मूला होता है Q/T। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? Q = I/T। तो Q की जगह में क्या लिख दूंगा? I/T। V की जगह क्या लिखा जा सकता है? IR, ओम्स लॉ से। तो V की जगह मैंने क्या लिख दिया? I/R। तो W = I/I, I²RT। और सारा का सारा वर्क किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट में। तो I²RT। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये आप नोट करिए, इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस है इसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं मैं, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C2H2। ये आपका है इथाइन सॉरी, एंड C2H5OH आपका एल्कोहल है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आप खुद बना लेंगे, इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल सा है। मैं इसको नॉर्मल स्ट्रक्चर अगर आपको बना के दिखाऊं तो C2H2 ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये हो गया पहला। C2H5 C2, तो देखो H H H H H और इसको OH। इसको हम बोलेंगे इथाइन, इसको हम बोलेंगे इथेनॉल, क्योंकि OH है अल्कोहल ग्रुप का। तो आई होप हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, ऑल 40 क्वेश्चंस की वीडियो डाली है। इसे सपोर्ट करिए। एंड आपको अभी एंड स्क्रीन में एक चीज दिख जाएगी, मेगा रिवीजन, लास्ट मिनट टिप्स, बहुत सारी चीजें आ रही है। तो फाइनली हमने सारी चीजें कवर कर ली है। ये वीडियो देखिए, इन वीडियो के क्वेश्चंस को करिए ताकि कल आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।